गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स एंड आर्ट्स। आज हमारे लेक्चर का फर्स्ट ईयर कॉमर्स एंड आर्ट्स के इकोनॉमिक्स का पार्ट 9 लेक्चर है। और आज हम एक नया चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द गोल ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट प्लान। देश की आज़ादी के बाद हम पीरियड को दो भागों में बांटेंगे, एक 1947 से 1991 और एक बांटेंगे 91 से टिल टुडे। हमने एक लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 या 4 में जो है, हमने कैपिटलिस्ट और कितने प्रकार की इकॉनमी होती है उसका चर्चा किया था। वो इस चैप्टर में है, तो उस चैप्टर को मान के चलिएगा कि वो आपका पॉइंट जो है उस चैप्टर का इसमें हमने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि वो बेसिक पॉइंट था, इसलिए वहीं हमने बोल दिया था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ और हमारी इंडिया गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर्म्ड, तो बेसिक प्रॉब्लम जो हम लोग के सामने खड़ा हुआ 3, और वो था व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं। व्हाट टू प्रोड्यूस का यहाँ मतलब होता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे यहाँ एक तरह से बहुत कम था, और रिसोर्सेज कम होने के कारण हम उसका किस तरीके से हम उसका वितरण करें, रिसोर्सेज के हिसाब से ही तो बेटा हम बनाएंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, और जब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि व्हाट टू प्रोड्यूस हम क्या बनाएं, उसमें एक चीज आता है कि हमारा ज्योग्राफिकल, हमारा कल्चरल, हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल से क्या क्या पॉइंट हमारा सूट करता है, हम उसके आधार पर डिसाइड करते हैं। हर देश का अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। और जब हमको ये व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड करना होता है तो हमारे सामने एक बड़ा नेचुरल क्वेश्चन आता है, व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, हम क्या ना बनाएं। क्योंकि हमको वो सामान प्रोडक्शन करना ही नहीं चाहिए जो हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, ज्योग्राफिकल कंडीशन या टेक्नोलॉजिकल कंडीशन सपोर्ट ना करता हो, क्योंकि वो कम प्रोडक्शन होगा और कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। और उस समय ये बेसिक प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी कि क्या बनाएं। तो एक हमारे जो प्लानर्स थे उनके सामने एक ये आया कि व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा जो समझता था हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे करें। हाउ टू प्रोड्यूस में हम 2 चीज़ों को करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है कि जिसमें मशीनों का प्रयोग ज़्यादा है, और जिसमें आपका, और लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है कि जिसमें आपका लेबर ज़्यादा प्रयोग हो। अगर लेबर, क्योंकि भारत जैसा देश जहाँ लेबर ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं, वहाँ पर लेबर का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि लोगों को रोजगार भी देना है। लेकिन जब ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो कहीं ना कहीं मशीनों का हमको कम प्रयोग करना पड़ेगा, तो कम प्रोडक्शन होगा। और जब कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा मशीनों का हम प्रयोग करेंगे तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हम लेबर का कम प्रयोग कर पाएंगे, और जो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अब ये समस्या वहां पर खड़ी हो गई कि हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी जो समस्या, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हम बनाएं। यहां पर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो सामान हम बना रहे हैं वो सामान किसके लिए बना रहे हैं। हमारे यहाँ अगर रेडिसन या इस टाइप के होटल खोले हैं तो वो जानते हैं कि हमारे यहाँ का ग्राहक कौन है, वो सबके लिए नहीं बना है। और एक ढाबा वाला जानता है कि हमारे यहाँ का ग्राहक कौन है, वो उस हिसाब से खाना बनाता है, उस हिसाब से रेट रखता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक ये जो है इस पर होता है। तो
ये तीनों चीजों का जो बेसिक प्रॉब्लम है यहां पर, फिर से देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस विच इंक्लूड व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस, और दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। बिकॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस द रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड, नो कैपिटल, और होल इकोनॉमी वाज स्कैटर्ड, पूरा बर्बाद हो चुका था। इन दैट केस आपके पास कम से कम पूंजी होते हुए आपको ये तीन बेसिक प्रॉब्लम होता है एक इकोनॉमिक सिस्टम में। इसको दूर करते हुए हमको देश को विकास करना है, तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब उस समस्या को दूर करने के लिए हमारे प्लानर ने इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को लिया, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने लिया 1948 में, हम लोगों ने उसको लिया, जिसका उद्देश्य था कि दोनों कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों, क्योंकि सोशलिस्ट का जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, सोशल जस्टिस, तो वो तो लेबर इंटेंसिव में जा सकते हैं, और कैपिटलिस्ट होंगे तो उनका उद्देश्य होता है मार्केट फोर्सेस पर डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करना, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जाएंगे। तो हमारी इकोनॉमी इसीलिए लिया गया कि हमको माने इकोनॉमी को डेवलप भी कराना है और साथ ही साथ अपने देश की मूल समस्याओं को भी दूर करना है। इसीलिए मिक्स्ड इकोनॉमी लिया गया, जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, और पब्लिक सेक्टर कहीं ना कहीं आपके सोशल जस्टिस, सोशल मोटिव पर काम करता है, प्रॉफिट मोटिव उसका सेकंड क्राइटेरिया होता है। तो वहां पर ये सारे अप्रोचों को वो करेगा, ऐसे भी सामान को बनाएगा जो देश के लिए जरूरी है, लेकिन क्या कहते हैं, देश के लिए तो जरूरी है, लेकिन ये समस्या है कि क्या हमारा कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है लेकिन हम बनाएंगे, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपका जो है उस पर चला जाएगा, प्रॉफिट मोटिव पर आएगा, तो वो मशीनें ज़्यादा लगाएगा, कैपिटल इंटेंसिव लगाएगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश किया गया जस्ट टू रिजॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम, क्योंकि इकोनॉमी को हमको रिज्यूनेट करना था, उसको एक तरह से फिर से ऊर्जा प्रदान करना था, और जिसके कारण हम लोग जो इकोनॉमी को ये अपनाया गया। तो 1948 में हम लोगों ने, भारत सरकार ने इसको अपनाया, तो उस समय की वो जरूरत थी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे कि 1947 से 48 में अपनाया गया, और टिल 1991 में अभी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन 1991 तक यहाँ पर सोशलिस्ट पैटर्न को ज़्यादा जोर था, यानी कि पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा जोर था इन स्पाइट द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ऐसे ऐसे इकोनॉमी हमारा चला, और भारत सरकार ने जो है 1950 में प्लानिंग कमीशन की स्थापना किया। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भारत का प्रधानमंत्री होता है, जो भी प्रधानमंत्री होता था। प्लानिंग कमीशन 1917 तक चला, अब तो नीति आयोग आ चुका है, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और ये 5-5 साल तक 5 पंचवर्षीय योजना को लाया गया, जिसमें एक उस समय की जरूरत को देखते हुए, इकोनॉमी में क्या जरूरत है उसको देखते हुए भारत सरकार ने अलग अलग उसको प्रायोरिटी एरिया हर 5 ईयर प्लान में सेट किया। जैसे हम आपको एग्जाम्पल आपको कुछ हम आपको आगे देंगे भी, और आजकल तो हमारे अगर हम तमाम प्रधानमंत्री आए और वो सब आए इस पीरियड में, और उन लोगों ने आए, जैसे हम थोड़ा सा मैं एक डेटा भी देंगे, जवाहरलाल नेहरू आए, फिर लाल बहादुर शास्त्री, बीच बीच में नंदा जी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, फिर इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी ने एक बैंक नेशनलाइजेशन का प्रोग्राम 1969 में लिया, नेशनलाइजेशन दैट इज द मेजर स्टेप रिगार्डिंग द सोशल, उसको सोशल कंट्रोल के तहत उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को अपने अधीन ले लिया। मोरारजी देसाई 1977-79, चरण सिंह 79 to 80 रहे, इंदिरा गांधी फिर 80 to 84 रही, राजीव गांधी 84 to 89 रहे, और वीपी सिंह 89 to 90 रहे, और जिसमें से 1985 और 90 का जो पीरियड था
जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ये ईरा जो है आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजिकल एरिया में बहुत बड़ा ड्रास्टिक एरिया माना जाता है। जो आपके हाथ में नेट है, ये उसी समय की देन है कि जब राजीव गांधी के नेतृत्व में सैम पिट्रोदा, इनके पुराने मित्र थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो आए और उन्होंने इनसे ABCD छोड़ा, जिससे कंप्यूटर और नेटवर्क की दुनिया में एक क्रांति आया। आज जो वाईफाई नेटवर्क आप लोग यूज कर रहे हो, वो शायद उसी समय की ये देन है। फिर चंद्रशेखर आए 1991 में, और नरसिंहा राव जी थे 91-96 में। ये पीरियड हम 91-96 तक का ही लेंगे, क्योंकि इसके पहले ये एक रिस्ट्रिक्टेड इकॉनमी में चल रहा था, जिसमें मिक्स्ड इकॉनमी के तहत हमारा जो है ये कंट्रोल था, उस पर क्या कहते हैं, सोशलिस्ट पैटर्न पर ज़्यादा हमारा वो था। 91 में LPG कॉन्सेप्ट आया, जिसका चर्चा हम बाद में हम लोग करेंगे। पंचवर्षीय योजना में अलग अलग उसमें था, जिसका सबसे, अगर हम कहें पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था, सबसे पहला था कि हम अब समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी लाना। कैसे प्रॉस्पेरिटी लाएंगे? कि जो भी हमारे देश में क्षमता है, उस क्षमता को वृद्धि करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ठीक है ना। और अब कैसे बढ़ाना? हम धीरे धीरे अब अपने सिस्टम को कैपिटल उसमें लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल प्रोड्यूस कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल प्रोड्यूस करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग सिस्टम और अदर जो हमारा एसोसिएट जो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं एड टू ट्रेड है, उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इसमें थी। और साथ ही साथ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक सटीक फार्मूला है, जिसका मतलब होता है कि पूरे साल भर में जो हमारे देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम उसकी वैल्यू के आधार पर हम देश का डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है, उसको हम उसको लेते हैं। ये बाजार मूल्य से लिया जाता है। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल लें कि GDP का देश में क्या महत्व है, सपोज कर लीजिए कि GDP को हम एक केक मान लेते हैं, तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि इसका केक का साइज क्या होगा। यदि केक बहुत बड़ा होगा तो सभी लोग खाएंगे। यदि भारत की जनता को अगर GDP का जितना भी बड़ा स्वरूप होगा, जैसे केक जितना बड़ा है, ज़्यादा लोग खाएंगे, ज़्यादा खाएंगे। उसी तरह GDP का जो जितना बड़ा होगा इकोनॉमी में, ज़्यादा लोग उतना ही हमारे देश के प्रोडक्शन और सर्विसेज का उपयोग करेंगे। और GDP के जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि हो, इंडस्ट्रियल हो, सर्विस सेक्टर हो, सबका उसमें योगदान होता है। ये प्रॉस्पेरिटी के संदर्भ में हो गया। सेकंड, जो हमारे देश का जो मूल लक्ष्य था आफ्टर द प्रॉस्पेरिटी, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं होता है, सामाजिक विचारधारा, सामाजिक दृष्टिकोण, कहते हैं नियत नहीं नीति नहीं नियत, नज़र नहीं नज़रिया बदलो। एक बार मैंने ये मेरा अपना बनाया हुआ है, नज़र नहीं नज़रिया बदलो। हम लोग किस समाज का दृष्टिकोण बदलना, क्योंकि एक चीज़ बेटा हमारी बात आप समझ लीजिएगा कि किसी भी देश में, ध्यान देना, किसी भी देश में रिसोर्सेज जो फिजिकल होता है, लेकिन देश का विकास रिसोर्सेज के साथ साथ जो सामाजिक दृष्टिकोण विचारधारा जो मैं बोल रहा हूं सेकेंड पॉइंट, और वो ये है कि किसी भी देश का जो दिमाग है, माइंड है, वो उस सामान का उपयोग करता है। दृष्टिकोण वो उस सामान का उपयोग करता है। वो दिमाग, इसलिए किसी भी देश के विकास में तकनीकी वृद्धि, अपग्रेडेशन,
एज वेल एज जो सोशल सामाजिक दृष्टिकोण है उसका भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। और उसमें क्या होगा कि हम अब हमारे देश का 50% आबादी जो स्त्रियों का है, महिलाओं का है, हम उनको कितना अधिकार देते हैं, हम उनको समाज में कितना अधिकार देते हैं और हम उनको बाहरी क्षेत्र में उनकी क्षमता का कितना प्रयोग कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा है, जिसमें गर्ल एजुकेशन, ये सारी चीजें आती हैं। अगर ये जब तक नहीं होगा, हम स्त्रियों को अगर हम सेकंड दर्जा देते रहेंगे, देश का विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तकनीकी तो अपनी जगह है, सामाजिक दृष्टिकोण, क्योंकि तकनीक का प्रयोग वो दृष्टिकोण करता है। तो हमारे ख्याल से तो दृष्टिकोण में पहला परिवर्तन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेबिलिटी। हमारे जो प्रथम 7%, हम इसमें आपको वो कुछ चीजें भेजेंगे भी पीडीएफ में कि कौन कौन योजनाओं में किस किस क्या कहते हैं पंचवर्षीय योजना में किस किस चीजों को फोकस किया गया, कुछ तो हम बताएंगे अभी। पर प्रथम जो 7 पंचवर्षीय योजना थे उसमें सेल्फ डिपेंडेबिलिटी, दैट इज द आत्मनिर्भरता को ज्यादा महत्व दिया गया कि देश में ज्यादा हम इंपोर्ट करें, इससे अच्छा है कि खुद प्रोडक्शन करें, क्योंकि उससे राजस्व की वृद्धि होगी। जब हम खुद प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा, रोजगार होगा तो यहाँ लोग बेरोजगारी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी, लोग कमाएंगे, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा। जब डिमांड क्रिएट होगा तो वही कि साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल चलेगी, लोग बचत करेंगे, सेविंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जब हम ज्यादातर डिपेंड हो जाते हैं तो इन चीजों के अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमको उस देश की शर्तों को मानना पड़ता है। ये इस समय ये तो भारत का जो उद्देश्य हुआ पंचवर्षीय योजना को, हम आत्मनिर्भर बने। और चौथा जो 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था, दैट इज द समानता। समानता का मतलब होता है कि हम सबको, चाहे वो समृद्धि, आधुनिक आत्मनिर्भरता के द्वारा जन समाज में सुधार नहीं किया सकता है जब तक कि उसके लोग, जो देश में रहने वाले लोग हैं, अगर वो गरीब हैं। इन इंडिया स्टिल टुडे, अब तो कम हुआ है, देयर इज अ वाइड गैप बिटवीन द हैव्स एंड हैव्स नॉट, अमीर और गरीब का। सिर्फ अमीर लोगों की सारी सुविधाओं मिल जाए। आज भी आपको एक डेटा, आज का डेटा हम बता सकते हैं कि ओनली 3% पीपुल ऑफ इंडिया इज होल्डिंग द 70% रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो हमारे योजनाओं का उद्देश्य था कि जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी सुविधाओं को ज्यादा हो, जो हमारी मॉडर्नाइजेशन है, आत्मनिर्भरता है, इस सारी जो है चीजों को भारत को मिले, लोगों को मिले, गरीब लोगों को मिले, उनकी मूलभूत सुविधाएं मिले, शिक्षा, बेसिक शिक्षा मिले, उनको खाने का सामान मिले, उनको जो बेसिक चीजें हैं उनको प्राप्त हो। प्रथम पंचवर्षीय, थोड़ा सा हम अगर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में उल्लेख करें, 1951 से जो 56 तक हमारा योजना चला, जिसमें सोशल सेक्टर, इंडस्ट्रीज, पावर, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट को जोड़ दिया गया। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका जो 50 से 90 तक का था, इसमें कृषि के क्षेत्र में काफी वो किया गया, जिसमें था पहला था भूमि सुधार। भूमि सुधार के तहत, क्योंकि भारत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और मैंने बताया था कि प्री इंडियन इंडिपेंडेंस अबाउट 85%, 75 to 85 ईयर्स के वाइज हमने बताया था कि लोग कृषि क्षेत्र में थे। तो भारत कृषि प्रधान होने के नाते सबसे बड़ा फोकस आपको करना था कृषि का,
और कृषि में जो सबसे बड़ी समस्या आती थी कि लोगों का खेत अलग अलग, तो यहां पर चकबंदी लाया गया, मैक्सिमम लैंड की निर्धारण किया गया, सीमा की कितना एक व्यक्ति रख सकता है, जमींदारी प्रथा को कम कमजोर किया गया, खत्म किया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक था। तो सबसे बड़ा जो इंडिया में लैंड रिफॉर्म आया, और लैंड रिफॉर्म जरूरी था क्योंकि ये सामाजिक समस्या नहीं थी, ये एक अगर लैंड रिफॉर्म नहीं आता, और अब तुम देखो कि इसे तमाम सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, इवन जो कानूनी समस्या भी पैदा हुआ, लोग इसी समूह की वजह से, जमींदारी व्यवस्था की वजह से लोग डकैत और ये सारी चीजें बनने लगे। हमारे यहाँ बिचौलिए बहुत होते थे। इसके तहत भारत सरकार ने कोशिश किया कि बिचौलियों को समाप्त किया जाए, और बहुत हद तक सफल भी रहा, लेकिन धीरे धीरे ये होता है, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ जो ये लोग थे, ये जब बिचौलिए खत्म हुए तो प्रॉफिट का जो असली मार्जिन था, जमींदारों पर कठोरता लाया गया, प्रथा खत्म की गई, बिचौलियों को खत्म किया गया, तो उसका जो असली लाभ था हमारे काश्तकारों, किसान भाइयों को मिलना शुरू हुआ, और वो बहुत कुछ शोषण से मुक्त हुए। और जब प्रॉफिट हुआ तो निश्चित रूप से उनमें जो है ये चीजें आगे आई। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र में जो इस इरा में जो सबसे बड़ा 1950-91 में जो सबसे बड़ा प्रोग्रेस हुआ वो था ग्रीन रिवोल्यूशन। 1961-4 में 5 जिलों में आया, लेकिन इसकी असली शुरुआत जो अगर ग्रीन रिवोल्यूशन का हुआ तो बाद में हुआ, जिसमें जो है तमाम हमारे कई प्रदेशों में इसको लागू किया गया। इसका ये था कि जो आपके गेहूं, चावल, विशेष रूप से इसमें वृद्धि करना, और टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर फैसिलिटी पर हम लोग आ गए। इंटेंसिव माने कम जमीन पे ज्यादा पैदावार करना, उन्नत बीज लाना, डेवलप बीज, अच्छी टेक्नोलॉजी को लाना, सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना, एक साथ कई प्रोडक्ट का उत्पादन करना, ठीक है ना, इसको जो है लाया गया ये सब। तो 60 और 10 का जो 1960 और 1970 का जो डिकेड था, इसमें पहले तो ये इस पीरियड में पंजाब और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे जो समृद्ध राज्य थे वहीं तक ये सीमित था, लेकिन बाद में 1970 से 80 के बीच तक इसका और विस्तार हुआ, और राज्यों में भी ये थे। इसमें जो है एक चीज हम और बताना चाहेंगे इस सेशन में, मार्केटिंग सरप्लस क्या हो। मार्केटिंग सरप्लस कि पहले जो हमारे किसान थे वो उतना ही उतारते थे जितना वो खा सके। तो देश का विकास इससे नहीं होगा कि एक्शन इज इक्वल टू नीड। देश का विकास बेहतर तभी हो सकता है कि जब आप जितना सामान बनाओगे, जितना सामान जरूरत है उससे ज्यादा बनाओगे, तो मार्केटिंग सरप्लस, क्योंकि वही आप बेच पाओगे। ठीक है, तो यहां पर मार्केटिंग सरप्लस आया, जिसमें वो उनको जब अच्छा मशीन मिला, बीज मिला और ये सारी चीजें मिली, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, और जिसका परिणाम हुआ बहुत किसान सिर्फ अपने खाने भर का ही नहीं, इतना प्रोडक्शन कर लें कि मार्केट में बेचा भी जा सके, तभी तो उनकी आमदनी बढ़ सकती थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, और इससे क्या हुआ, जब वो कमाने लगे तो जो एक असमानता था गरीबी अमीरी का वो कम हुआ, और जब कम हुआ तो वो धीरे धीरे जो है किसान उनका जब ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो कॉस्ट भी कम हुआ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगी। कृषि के अलावा भी धीरे धीरे जो है ये अन्य क्षेत्र में भी जाने लगे, और छोटे किसान भी, बड़े किसान सब इसका फायदा लेने लगे। और 1960 का जो डिकेड था, इसमें भारत जो है करीब करीब उत्पादन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के क्षेत्र में ये आत्मनिर्भर भी बन गया।
1990 तक, 1990 तक 65% जनसंख्या कृषि में क्षेत्र में लगी थी। इकोनॉमिक्स भी हमारे इस बात पर कायल हुए कि जीडीपी में जब तक एग्रीकल्चर और उस पर डिपेंडेबिलिटी कम नहीं होगा और पॉपुलेशन में कमी नहीं आएगी, तब तक विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टू मच डिपेंडेबिलिटी ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट गुड, क्योंकि वहां पर सरप्लस जब जो पॉपुलेशन हो उसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। ठीक है, ये सारी चीजों पर हमारे यहाँ काम होने लगा। अगले क्लास में बेटा हम आपको बताएंगे इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर में काम को कैसे हुआ, क्या हुआ। यहाँ पर लास्ट में एक चीज और उल्लेख करना चाहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हुआ है, जो हमारा दूसरा 5 ईयर प्लान था, जिसको हम आगे हम बोले भी हैं, पीडीएफ में भेजेंगे। दूसरे 5 ईयर प्लान को हमारे एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री जिनके मॉडल पर यह बना था, उसको आप लोगों को नोट करना चाहिए। और वो हमारे अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर पीसी महालोनबिस। That's why Professor Mahalanobis is regarded the architect of Indian planning. सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो इसी पर बेस करता था, जिसमें उन्होंने कृषि के अलावा औद्योगिक क्षेत्र को प्रेफरेंस देने की बात कही। प्रोफेसर महानोबिस was regarded the architect of the Indian planning. So आज का सेशन बेटा यही खत्म होता है। ये हमारा पार्ट 9 लेक्चर था इकोनॉमिक्स, इसका गोल ऑफ इंडियन डेवलपमेंट प्लान का। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो इसमें एग्रीकल्चर तक तो हो गया, इंडस्ट्रीज और अदर सेक्टर के बारे में बात करेंगे। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। तब तक के लिए आप चीज़ों को एंजॉय कीजिए, पढ़िए। टेस्ट आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन पूछिएगा जब हम डाउट क्लियरिंग सेशन में आते हैं। तब तक गुड डे एंड गुड बाय।